हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बेटे हम कर रहे थे इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आज इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आपके हाफ ईयरली सिलेबस को मैं दिमाग में रखते हुए मेरी प्लानिंग है कि आपके पेपरों से पहले हम 6 यूनिट कंप्लीट अपने कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का सेकंड पार्ट। आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। कल हमने डिस्कस किया था ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज माय डियर स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी एंड इंट्रा बी। अब आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। भाई ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है? अगर आज हम कंपेयर करें क्लासिकल बिजनेस के साथ, ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ, तो सर बहुत बेनिफिट है ई बिजनेस का। सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट। भैया अगर आपको ई बिजनेस शुरू करना है, सिंपली क्या करना है, हमें एक वेबसाइट बनानी है, उस पर प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर देने हैं और बिजनेस शुरू हो गया। जबकि अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ, हमें पहले क्या करना पड़ता था। मान लो मैंने कोई शोरूम ही बनाना है, पहले मैं शोरूम खरीदूंगा, फिर उसमें सामान डालूंगा, साथ में सेल्समैन हायर करूंगा, फिर अपना सामान बेचना शुरू करूंगा। तो उसमें काफी इन्वेस्टमेंट थी, काफी डिफिकल्ट था, पर इसको बनाना बहुत आसान है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। सेकंड, कन्वीनियंस कितना है भाई। ई बिजनेस में इतना कन्वीनियंट हो गया कस्टमर के लिए, जब मर्जी आपके पास शॉपिंग कर सकते हैं। अब देखो ना, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था वहां पे टाइम होता है 9 to 9 या 10 to 9। अब 10 बजे शॉप खोल रहे हैं, 9 बजे शॉप बंद कर रहे हैं, उसके बाद कस्टमर के पास कोई चांस नहीं है। लेकिन ई बिजनेस में जब मर्जी कस्टमर आपकी वेबसाइट में जाए 24/7 वो आपको कभी भी ऑर्डर कर सकता है। कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट हो गया, आपके लिए भी कन्वीनियंट हुआ। आप सोए हुए हैं और सोते सोते भी आपके ऑर्डर आ रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा है। स्पीड, सो डेफिनेटली अब जो हमारा ई बिजनेस के थ्रू जो हमारा सामान है बड़ा क्विकली हमारे पास पहुंचता है। देखो ना, हम लोग गए, हमने वेबसाइट खोली, जो भी अपना चूज ऑर्डर करना था चूज किया, ऑर्डर कर दिया, साथ के साथ पेमेंट कर दी, और 1 या 2 दिन के अंदर हमारे पास सामान भी आ गया। कल कोई हमारी कंप्लेंट होती है, हमें कोई प्रॉब्लम आती है, 1 मिनट में हम हेल्पलाइन में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, साथ ही हमारा सामान रिटर्न हो जाता है या हमें उसकी जो भी रिप्लेसमेंट है मिल जाती है। यानी कितना फास्ट हो गया, स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। देन ग्लोबल रीच, अगला बेनिफिट। देखो जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें हमारी रीच क्या थी, ओनली लोकल एरिया। भाई अपना सामान मैं कहां बेच सकता हूं, अपने लोकल एरिया में बेच सकता हूं। आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपना सामान किसी को भी कभी भी सेल कर सकते हैं। अब जितनी भी आपकी वेबसाइट पे ऐप चल रही हैं, ये जो ऐप है थ्रू आउट वर्ल्ड चल रही हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में वो पूरा बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसा आपकी जो रीच है वो बढ़ गई। नाउ इट इज ए ग्लोबल रीच, आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। मूव टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। देखो अब नॉर्मली क्या होता था, जो हमारा पहले वाला बिजनेस था पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता था, बिल की रिसिप्ट कट रही है, ऑर्डर लिया जा रहा है। अब हर चीज क्या हो रही है, ऑनलाइन। हर चीज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है या उनके पास डाटा पड़ा हुआ है, तो पेपर की जरूरत खत्म हो गई। और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा फैक्टर है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, तो ये भी इसका एडवांटेज है। डायरेक्ट कांटेक्ट, अब कस्टमर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है ट्रेडर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, सीधा वहां से सामान अपना मंगवा पा रहा है। अर्लियर बीच में कौन होते थे, मिडल मैन होते थे। तो अब कस्टमर का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, फर्म के साथ। तो फर्म को जब डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है, कस्टमर उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, तो फर्म भी अपने को और अच्छे से इंप्रूव कर पा रही है, बेटर सर्विसेज दे पा रही है, और कॉस्ट भी इनकी कम हो गई। लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट कितना इजी हो गया सर। अगर आपको अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सिंपल अपनी वेबसाइट के अंदर आप उसको
डाल दीजिए, आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। इंटरनेट पे अपने जो भी कस्टमर थे आप उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि यस ये नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। वेरी इजी। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टाफ। अब देखो ना, नॉर्मली एक शोरूम होता है, मॉल में आप जाओ कभी, किसी मॉल में कितने इंप्लॉइज होते हैं, 15-15, 20-20, 50-50 लोगों ने इंप्लॉइज रखे होते हैं, कितनी कॉस्टिंग होती है उनकी। अब यहां पर क्या है, आप 2 या 3 लोग रख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उनको अच्छे से कंप्यूटर पे काम करना आता हो, वो आपके सारे ऑर्डर ले भी लेंगे, ऑर्डर को प्लेस भी कर देंगे, डिस्पैच भी कर देंगे। यानी यहां स्टाफ की जो कमी है, बहुत कम जरूरत है आपको, और आपकी कॉस्ट काफी कटिंग हो जाती है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। लेकिन सर ई बिजनेस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो क्या लिमिटेशन है बच्चे, आइए वो भी देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन है लो पर्सनल टच। देखो जो फर्म है, जो सेलर है, उसका बायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, हम किसी मॉल पे, किसी दुकान, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर पे रेगुलर विजिट करते हैं, हमारे उनसे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, अंकल हमें जानने लग जाते हैं, एक पर्सनल टच होता है। यहां पर उसकी कमी है सर, क्योंकि यहां पर आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट वो सेलर के साथ नहीं है। हमारी जैसे कुछ आइटम्स होती हैं, क्लोथ, ज्वेलरी, इनके लिए हम केस में चाहते हैं कि एक पर्सनल टच हो, जिससे हम सामान लें, थोड़ा हमारे ऊपर, उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस हो। तो ये चीज यहां पर थोड़ी सी लैक करती है। सेकंड, इनकॉन्फिडेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। इसे बोलते हैं डिले इन डिलीवरी। होता क्या, कई बार आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, फटाफट ऑर्डर प्लेस हो गया, आपने पेमेंट की, फटाफट पेमेंट भी हो गई, लेकिन सामान आपको पहुंचने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं हमें टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि सम टाइम कोई शिप में प्रॉब्लम आ गई, कोई कुरियर सर्विस में प्रॉब्लम आ गई, कि आपके ऑर्डर भी टाइमली प्लेस हो गया, पेमेंट भी साथ साथ हो गई, लेकिन सामान जो है, जो गुड आपको मिलनी थी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये भी एक हमारी कई बार प्रॉब्लम रहती है ई बिजनेस की। Then need for technology capability and competence of parties to do e-business। देखो अब सिंपल सी बात है, जो पार्टी ई बिजनेस करना चाहती है, सबसे पहली बात पूरे फेमिलियर होने चाहिए विद द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। अगर उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल क्वालिफाइड पीपल नहीं है, तो वो इस पे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक लिमिटेशन है कि इलिटरेट पर्सन यहां पे बिजनेस नहीं कर पाते, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, तभी वो इसमें एंटर कर सकते हैं। पीपल रेसिस्टेंस, कई बार लोग भी रेसिस्ट करते हैं। होता है ना, कई बार आप वेबसाइट पे जाते हो, ऑर्डर करते हो, आपके दिमाग में सस्पिशियस होती है, यार कहीं चीटिंग तो नहीं हो जाएगी, सामान कहीं गलत तो नहीं आ जाएगा, पता लगे यहाँ पे पिक्चर कुछ और है और जब मैं ऑर्डर दूं कुछ और आइटम आ जाए। तो कहीं ना कहीं लोग रेसिस्ट करते हैं नई टेक्निक में जाने में। डर होता है ना, एक मतलब कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है, रिस्क है, पता नहीं हमारा पैसा कहीं डूब ही ना जाए, मैंने ऑर्डर दे दिया, पैसे चले गए, कल को सामान ना आए, ये सामान आए अच्छी क्वालिटी का सामान ना आए। तो ये कहीं ना कहीं लोग इसलिए इसको रेसिस्ट भी करते हैं। देन इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। अब देखो इंटरनेट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, इट अकर्स बिटवीन साइबर पर्सनैलिटीज। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है, साइबर पर्सनैलिटी के बीच में हो रही है। तो कई बार हमारी जो दो पार्टीज होती हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लो किसी ने कोई फेक वेबसाइट बना ली, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया सामान आपको दिखाया, बड़े कम रेट पर दिखाया, और आपने ऑर्डर भी कर दिया, और कल को वो सामान नहीं आया, तो आप उसको कैसे ट्रेस करोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत बड़ा रिस्क है कि उन पार्टीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि फिजिकल लोकेशन तो कोई है ही नहीं उनकी, वो सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि उन पार्टीज को ट्रेस नहीं कर सकते। अगर कभी हमारे साथ कोई चीटिंग हो जाती है, तो फ्रॉड हो जाता है, तो इट बिकम वेरी टफ फॉर अस। एथिकल फॉलोआउट। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, दे माइट यूज इलेक्ट्रॉनिक आईज टू कीप ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर फाइल यूज्ड बाय देयर एम्प्लॉइज एंड आल्सो देयर ईमेल अकाउंट। अब नॉर्मली कंपनीज क्या होती है, उन्होंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जो उनका ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं, डील कर रहे हैं सारे काम को, तो वो उनकी ईमेल वगैरह टाइम टाइम चेक करते रहते हैं, उनका अकाउंट चेक करते रहते हैं कि ये कैसी मेल आ रही है, कैसे रिप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एथिकली ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी की प्राइवेट चीजों को चेक नहीं कर सकते। अब आपके एम्प्लॉइज के अपने प्राइवेट अकाउंट से आप उनको चेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है। उनके सीक्रेट को, उनकी पर्सनल अकाउंट्स को चेक करने का आपको कोई राइट
नहीं होता, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। अब अगला टॉपिक आता है सर, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग। भाई मेरे को ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मेरे बच्चे करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस वेबसाइट के पास या उस ऐप के पास। अब अमेजोन में अगर हमें डील करना है, अमेजोन से कोई ऑर्डर लेना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस ऐप को डाउनलोड करोगे और उस ऐप के अंदर अपना नाम रजिस्टर्ड करोगे, अकाउंट खोलोगे। होता है ना ओपन न्यू अकाउंट, तो नया अकाउंट खोलते हो, वो आपसे आपको मोबाइल नंबर मांगते हैं या ईमेल आईडी मांगते हैं, तो वो आपने सबसे पहले करना है, अपने का नाम रजिस्टर्ड कराना है उस वेबसाइट पे या उस ऐप पे जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। चलिए, आपने उस ऐप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अमेजोन में आपका अकाउंट बन गया, फ्लिपकार्ट में आपका अकाउंट बन गया। अब आप अगला काम क्या करेंगे, प्लेसिंग द ऑर्डर। आपको जो आइटम चाहिए आप उसको फाइंड आउट करना शुरू करोगे और वहां पे इलेक्ट्रॉनिकली कार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्ट। अपना जो भी ऑर्डर है वो शॉपिंग कार्ट के अंदर आप डालते जाएंगे। जो भी आपको पसंद आएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है, कपड़े लेने हैं, आप उसको चूज करते जाएंगे और अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको डालते जाएंगे। आइटम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, शॉपिंग कार्ट में डालते जा रहे हैं। चलिए, जब आपने अपने कार्ट में सारा सिलेक्ट कर लिया, आपको पता लग गया मैंने ये सामान खरीदना है, अब अगला प्रोसेस क्या होगा आपका, पेमेंट मैकेनिज्म। अब आप उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा, कैश ऑन डिलीवरी। आप कहते हो भैया मैं तो पैसे तब दूंगा जब मेरे को डिलीवरी मिलेगी, तो वो सामान आपका जब घर पे आएगा वो आपसे पेमेंट लेगा और आपको सामान दे देगा, कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड होता है बाय चेक। आप उनको चेक भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चेक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, यानी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, वो आपको सामान डिलीवर नहीं करेंगे। थर्ड, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग होता है ना, एनईएफटी होता है, उनके थ्रू यहाँ में से उसके थ्रू हम ट्रांसफर कर देते हैं। हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चल रही होती है तो उसके थ्रू डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। ये क्या है, नेट बैंकिंग ट्रांसफर्स। फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा, उससे ओटीपी आएगा एंड देन यू कैन ऑर्डर। देन डिजिटल कैश, जैसे हमारा पेटीएम वॉलेट वगैरह होते हैं, उसके थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है। फिर आता है सर डिलीवरी। अब डिलीवरी में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन है, म्यूजिक है, ये तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है बाय डाउनलोडिंग। मान लो मैंने कोई एंटीवायरस खरीदा तो कंपनी मेरे को डायरेक्ट उसका लिंक भेज देगी, मैं डाउनलोड कर लूंगा। और कुछ आइटम हमारी गुड्स वगैरह होती है उनको ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते, वो हमारा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जैसे हमारे कुरियर सर्विस वगैरह के थ्रू वो हमें सामान हमारे घर पहुंच जाता है। तो यानी कि आपको डिलीवरी यहां पर हो जाएगी, बाय पोस्ट भी हो जाएगी, कुरियर सर्विस के थ्रू भी हो जाएगी। हाँ, जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं लाइक फूड स्टफ्स वगैरह होते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है होम डिलीवरी। एक लोकल डिलीवरी पॉइंट से वो आपको सामान मिल जाता है। तो यानी कि आपने पेमेंट कर दी, अब आपको डिलीवरी कैसे हो सकती है, अगर ऑनलाइन आइटम्स है तो आपको वैसे ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लोगे, गुड्स वगैरह बाय कुरियर बाय पोस्ट आपके पास पहुंच जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके केस में डिलीवरी की जरूरत भी नहीं होती, जैसे कि एयर टिकट है, अगर आपने उसे खरीदा तो एयर टिकट आपकी अपने आप ई टिकट में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी हो गई डिलीवरी और आपका प्रोसेस ट्रेडिंग खत्म हो गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ई बिजनेस रिस्क। सर ई बिजनेस रिस्क क्या है? देखो, आज अगर हम ई बिजनेस कर रहे हैं तो यहां कुछ रिस्क भी है। इनमें सबसे पहला रिस्क आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। अब ट्रांजैक्शन रिस्क कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। भाई मैंने ऑर्डर कुछ और किया था, ऑर्डर मेरे पास आ कुछ और गया। अब ऑर्डर आपने दिया कुछ और है, आपने मंगवाया सपोज कीजिए एप्पल का लेटेस्ट फोन और आपको आ गया पुराने वाला मॉडल। भैया आप ये तो चीटिंग हो गई, पहली प्रॉब्लम। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, भाई मैंने तो अपने घर के एड्रेस पे मंगाया था सामान, पहुंच गया किसी और के एड्रेस पे, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, हो गया गड़बड़। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, भाई मेरे अकाउंट से पैसे चले गए हैं लेकिन वेंडर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं आए, इसलिए मैं आपको सामान नहीं दे सकता। तो दीज आर द ट्रांजैक्शन रिस्क। समटाइम प्रॉब्लम आ गई ऑर्डर टेकिंग में, ऑर्डर गिविंग में,
समटाइम प्रॉब्लम आ गई डिलीवरी में, समटाइम प्रॉब्लम आ गई पेमेंट में। आपकी पेमेंट जा चुकी है कस्टमर की, वेंडर कह रहा है मेरे पास पेमेंट नहीं आई। सेकंड रिस्क यहां पे होता है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब ये क्या है सर? जो डाटा स्टोर होता है सर सिस्टम के अंदर, उसमें कई तरह के रिस्क होते हैं सर। अब सपोज करो सबसे पहला रिस्क क्या होता है, जब आप कभी भी ईमेल वगैरह यूज करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहला रिस्क होता है भैया वायरस का, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सी। अब ये क्या होता है, वायरस आ गया। अब वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो आपके सिस्टम में आ जाए तो आपके सिस्टम को हैंग कर देते हैं, कि पूरा का पूरा सिस्टम भी आपका करप्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड, हैकिंग की प्रॉब्लम आती है। हैकिंग क्या होते हैं? हैकर होते हैं जो आपके अकाउंट में अनऑथराइज्डली एंटर कर जाते हैं और आपके सारी इंफॉर्मेशन वगैरह चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम है सर ऑनलाइन ट्रेडिंग की। एंड फ्रॉड ट्रेडिंग, सब फ्रॉड हो रहे हैं वो दुनिया भर के। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं बताया आपको, किसी ने वेबसाइट बना ली, फेक वेबसाइट बना ली। अब आपको बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, बड़े कम रेट पर मिल रहे हैं, आपने उस वेबसाइट पे क्या किया? ऑर्डर कर दिया। लेकिन बाद में आपने जब पेमेंट कर दी, ऑर्डर कर दिया और सामान मिला नहीं, आफ्टर सम टाइम पता लगा वो वेबसाइट फेक थी, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पर्सन, और आपके साथ चीटिंग हो गई। तो ये होता है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। फिर आता है सर नेक्स्ट, थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। सर इंटरनेट एक ओपन स्पेस है सर। सर यहां पे आपने जो डाटा डाल दिया ना, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। डाटा को कॉपी कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। होता है ना, आप देखो आपने किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाया, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करते करते आपने क्या किया, मान लो अपना आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर उसमें फिल कर दिया, आपने उसका पासवर्ड भी लगा दिया, पेमेंट भी कर दी, तो ये डाटा कहीं ना कहीं उनके पास चला गया। तो सम टाइम दे में कॉपी दैट डाटा, दे में मिस यूज दैट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना, हमारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई, हमारा ईमेल आईडी उनके पास चला गया, हमें कई बार उल्टे सीधे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर की मेल आनी शुरू हो जाती है, एंड सम टाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ये भी हमारा एक थ्रेट होता है सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी के लिए रिस्क रहता है। अब आता है सर हम इससे बचे कैसे। चलो रिस्क तो हमें समझ आ गया भाई, रिस्क तो है, लेकिन बात यह कि बिजनेस करना तो है, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग का टाइम है। तो इससे हम कैसे बचे? सबसे पहले कंफर्मिंग द ऑर्डर बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। कस्टमर को चाहिए कि सबसे पहले जब भी द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल। अब जो कस्टमर जब भी को ऑर्डर करता है ना, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इश्यूअर, कार्ड वैलिडिटी, इन सब चीजों को वो अच्छे से फिल करता है। तो ये डिटेल अच्छे से चेक होनी चाहिए। उसके बाद ही वेंडर को चाहिए कि वो उसको आइटम्स को डिलीवर करे। मतलब ऐसा ना हो किसी फेक कस्टमर के पास उसका सामान चला जाए फिर उसको पेमेंट ना करे। सेकंड, एंटीवायरस प्रोग्राम। अब हमें चाहिए कि जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम्स है इनको इंस्टॉल कर लें। बहुत सारे आते हैं, एवीजी है, क्विक हील्स है, हम इनको इंस्टॉल करें तो उससे क्या होगा, जो वायरस है हम उससे अपने सिस्टम को बचा पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन साइबर क्राइम सेल, भाई गवर्नमेंट ने आजकल स्पेशल क्राइम सेल, हमारे साइबर क्राइम सेल एस्टैब्लिश किए हुए हैं। अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है, कोई हैकिंग कर रहा है आपके साथ, कोई आप किसी ने हैक कर लिया आपका सिस्टम, आपके वेबसाइट को, तो इन दैट केस आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दे कैन टेक द एक्शन। तो स्पेशल हमारा साइबर क्राइम सेल एस्टैब्लिश हो चुका है। आपको अगर कोई ऐसे चीट करते हैं आप वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होता है कि मैसेज को भेजने से पहले उसे कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, और जिसके बाद मैसेज आएगा वो उसे डीकोड करके समझ लेगा, ताकि बीच में कोई उस मैसेज को ना समझ पाए। तो इसको क्या बोलते हैं, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो मैसेज आप भेज रहे हो उसको कोड फॉर्म में भेजो, ताकि कोई और उसको समझ ना पाए, उसे कॉपी ना कर पाए। सिर्फ जिस पर्सन के पास आप मैसेज भेजोगे वो इसको डीकोड कर पाए और उसको अच्छे से समझ पाए। इसको बोलते हैं एन्क्रिप्शन। इसलिए कहा जाता है एनक्रिप्टेड मैसेज भेजे। एनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब होता है कोड लैंग्वेज में मैसेज को भेजे, तो भी हम सेफ हो सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, देखो डिजिटल सिग्नेचर भी एक लीगल प्रूफ होते हैं कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस मेथड में क्या होता है, एक कोडेड डिजिटल सिग्नेचर आपको इशू किया जाता है बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। एक आपका डिजिटल सिग्नेचर आपको ऑनलाइन इशू कर दिया गया। अब जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उसमें आप उस सिग्नेचर को यूज करोगे।
अगर आपका वो डिजिटल सिग्नेचर यूज हुआ है तो इसका मतलब वो जो आपकी ट्रांजैक्शन है बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब वैसे नॉर्मली हम सिग्नेचर करते हैं ना, वो डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे रहेगा। देन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों जो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही है इसे डिसऑन ना करें, मान लो बायर ने कोई ऑर्डर दिया, वो कहता है मैंने तो ऑर्डर दिया नहीं था, या सेलर के पास पेमेंट आ गई, वो कहता है मेरे पास तो पेमेंट आई नहीं, तो दोनों अपना जो भी उनका ऑर्डर हो रहा है, जो भी उनकी कमिटमेंट हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको डिसऑन ना करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को एक कॉपी ट्रांजैक्शन की भेज सकते हैं, ताकि अगर कल कोई डिस्प्यूट हो तो थर्ड पार्टी के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सके। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अपने को सेव कर सकते हैं। इट इज अ वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। तो ई ट्रांजैक्शन में आप अपने को सेव कर पाएंगे इफ यू फॉलो दी 6 रूल्स। क्लियर एवरीबॉडी? तो माय डियर, विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। तो देखिए अभी तक हमने 5 यूनिट खत्म कर लिए हैं, और मेरा टारगेट है कि आपके मिड टर्म एग्जाम से पहले पहले हम कम से कम 7 यूनिट कंप्लीट कर लें, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। अब कल मैं यूनिट 6 शुरू करूंगा, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और हां, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो जरूर करें, और मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।